Hello everyone. In today's video, we will discuss about round robin CPU scheduling algorithm. Okay, so the criteria for this algorithm is your time quantum, or we can say arrival time, and the mode is preemptive. ठीक है, तो राउंड रॉबिन अब नाम से, जैसे हमने अभी तक सारी एल्गोरिदम उनके नेम से ही समझी थी। जैसे FCFS था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आई हम उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, वैसे SJF था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, मतलब जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो राउंड रॉबिन का मतलब क्या है? राउंड रॉबिन इज़ मेनली अ टाइप ऑफ गेम, मतलब जिसमें आप राउंड द क्लॉक घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम इसलिए क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आती है जो है टाइम क्वांटम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है तो इसका टाइम क्वांटम 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको जितनी भी प्रोसेस जो अराइव हो चुकी है उन्हें हर जॉब को एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम 2 तक एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आपको उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करना है, बिकॉज दिस इज अ प्रीएम्प्टिव, उसको प्रीएम्प्ट करना है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस जो अराइव हो चुकी है उन्हें भी अगेन फिर दो टाइम पीरियड के लिए, मतलब हमें सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो सारी प्रोसेस क्या हो रही है? राउंड में घूम रही है। पहले हर प्रोसेस दो एग्जीक्यूशन टाइम चली, फिर से अगर उसका फर्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर से वो 2 टाइम पीरियड और चली, तो सारी की सारी प्रोसेस राउंड में चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम राउंड रॉबिन है, क्योंकि हम हर प्रोसेस को यहाँ पे जितना भी टाइम क्वांटम हमें दिया होता है उतने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझते हैं फिर से अपने एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे आपको दे रखी 5 प्रोसेस है, उनका अराइवल टाइम गिवन है, बस टाइम गिवन है। सो अगेन हाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन विद द गैंट चार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं गैंट चार्ट, और आपको मैंने अभी तक सारे उस शेड्यूलिंग में बताया कि सब हमेशा गैंट चार्ट कितने से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये तो आपका गैंट चार्ट है, मतलब जो प्रोसेस रन कर रही है। यहाँ पे हम एक और इस तरीके से क्यू मेंटेन करते हैं। ये तो आपकी रनिंग क्यू है, जो प्रोसेस रन हो रही है। ठीक है, एक और हम यहाँ पे क्यू मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू, और ये बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करना, जिससे आपको पता चलता है कि अब आपको नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस को CPU में शेड्यूल करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक रेडी क्यू भी बनाते हैं। अब हम कैसे स्टार्ट करते हैं? तो लेट अस सपोज सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सेम 0 पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस आई है। तो 0 पे हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस आई है, डेट इज P1। ठीक है, तो P1 आई है, हम उसे यहाँ पे भी लिखेंगे रेडी क्यू में अभी P1 प्रोसेस आई है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब ये रेडी क्यू से अब उसे रनिंग में लाएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो P1 प्रोसेस को हम रन करेंगे। ठीक है, अब P1 का बस टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 4 है, लेकिन हमारे पास क्या है? टाइम क्वांटम 2 गिवन है, मतलब हमें इस प्रोसेस को 2 टाइम क्वांटम तक चलाना है। ठीक है, तो P1 2 तक चलेगी आपकी, फाइन। P1 आपकी 2 तक चली, तो अब 2 यहाँ 2 तक चल गई, तो अब 4 - 2, अब इसका कितना टाइम बचा? 2 टाइम पीरियड बच गया। ठीक है, 2 टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बचा। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अब यहाँ पे क्या है? P1 ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें चेक करना है कि अब हम किस टाइम पीरियड पे? 2 पे। तो पहले हम चेक करेंगे कि 2 टाइम पीरियड पे क्या हमारे पास कोई और प्रोसेस आई है कि नहीं आई है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी 2 पे P3 आ गई और 1 पे P2 आई, मतलब 2 तक हमारी P2 P3 2 प्रोसेस आ चुकी है, फाइन। तो हम जैसे ही एक जॉब को एग्जीक्यूट करना कंप्लीट करेंगे, उसको कंप्लीट किया, उसमें से जितना टाइम उसका बर्स्ट था वो माइनस किया, तब फिर हम सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि अब 2 टाइम पीरियड पे कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है। तो हमने देखा कि हमारे पास P2 P3 2 प्रोसेस आ चुके हैं, तो अब हम अपने रेडी क्यू में P2 और P3 को रख देंगे। ठीक है, P1 हमने रखी थी, वो हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी थी, 2 टाइम पीरियड के लिए हमें उसे करना था। अब हमारे पास P2 P3 न्यू प्रोसेस आ गई है 2 पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, P2 P3 आ गई, अब P1 हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब अभी हमें उसे और चलाना पड़ेगा, तब वो जाके हमारी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो मतलब हमारे पास P1 को हम फिर से हम P1 को रेडी क्यू में रख देंगे, ताकि आगे जाके हम उसे फिर से एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रेडी क्यू में किस ऑर्डर में रखेंगे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जब P1 बची है P1 को पहले डालते हैं, फिर चेक करा 2 पे कौन सी आई, तो फिर P2 P3 आई, तो P1 आपका आगे आ जाता है, P2 P3 तो आपका इस तरीके से जो
शेड्यूल होने का प्रोसेस है वो गलत हो जाता है। तो आप सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि जैसे आपकी जो प्रोसेस खत्म हुई, अब आप उससे सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन टाइम माइनस करेंगे और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि कोई और प्रोसेस तो उस टाइम पे नहीं आई है उस टाइम पीरियड तक। जैसे यहाँ पे P2 P3 आई थी, तो हमने पहले रेडी क्यू में P2 P3 को डाला, फिर क्योंकि P1 का एग्जीक्यूशन टाइम अभी बचा था इसलिए हमने दोबारा P1 को डाल दिया। ठीक है, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, P1 हो गए। अब हमारे पास रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है, स्टार्टिंग में हम इस ऑर्डर में इन जॉब्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास कौन सी है, P2, तो अब हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से हम P2 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम उसे रेडी से रनिंग क्यू में लेके आ चुके हैं। ठीक है, P2 को करेंगे। P2 को अगेन हम P2 का टाइम कितना है, 5 है, बट हमें कितने तक करना है, इसे 2 तक करना है। तो 2 + 2 4 तक हमने इसे शेड्यूल किया और उसके बाद इसका टाइम पीरियड कितना बचा हमारे पास, 3 बचा। नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू चेक, जैसे ही कोई प्रोसेस कंप्लीट हो गया आपको सिर्फ पहले ये स्टेप चेक करना है कि 4 पे कोई और प्रोसेस तो नहीं आई है। ठीक है, अब 4 पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस आ गई है, P4 आई है। P4 हमारी 3 पे आ गई थी। ठीक है, 4 पे तो कोई नहीं है बट 3 पे हमारी P4 आ चुकी थी। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, P4 को यहाँ लिख देंगे क्योंकि P4 हमारी नई प्रोसेस आई है। अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या P2 का टाइम बचा है या हमें उसे दोबारा एग्जीक्यूट करना है। तो P2 का अभी 3 यूनिट टाइम और बचा है, तो अब हम जाके फिर से P2 को भी रेडी क्यू में डाल देंगे क्योंकि हमें इसे आगे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगेन अब हमारे पास रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस के बाद P3 है, तो P3 को हम यहाँ से कट करेंगे और फिर यहाँ P3 को शेड्यूल कर देंगे। नाउ अगेन P3 का बस टाइम 2 है, तो हम इसे, हमारा टाइम क्वांटम भी 2 है, तो ये 4 + 2 6 तक प्रोसेस होगी। 2 - 2 0, मतलब P3 जो प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, 6 पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जब जैसी कोई कंप्लीट हुई कि हमारे पास कोई और प्रोसेस तो आई कि नहीं आई 6 तक, तो 6 में हमारे पास P5 फिर से आ गई। ठीक है, तो P5 हमारी प्रोसेस आई है, उसे हम रेडी क्यू में डालेंगे और फिर P3 को चेक करेंगे कि क्या P3 और बची है। P3 का यहाँ पे कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो अब हम P3 को रेडी क्यू में नहीं डालेंगे, P3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फाइन, अब उसके बाद क्या बचा, P1, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, P1 है, तो फिर हम P1 को रेडी क्यू से हटाएंगे, रनिंग क्यू में डालेंगे और फिर से इसे टाइम क्वांटम 2 तक एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 को हम 2, इसका बचा कितना, 2 ही बचा है, तो 6 + 2 8। अब यहाँ पे ये 0 हो चुका है, 2 - 2 0, ये फाइनल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या हमारी कोई और प्रोसेस तो नहीं पहले 8 पे, अब हमारे पास और कोई नई प्रोसेस नहीं आ रही है, तो हमें रेडी क्यू में कोई नई प्रोसेस नहीं डालनी है। एंड P1 का क्या कोई टाइम पीरियड बचा, तो P1 कंप्लीट हो चुकी है, तो P1 को भी अब हम रेडी क्यू में नहीं डालेंगे, तो हमारी P1 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ इन योर रेडी क्यू, दैट इज़ योर P4। तो P4 को यहाँ से काटा, P4 को हम अपने रनिंग क्यू में लेके आए। अगेन नाउ P4, ठीक है, अब P4 को हम अगेन, हमारा टाइम क्वांटम क्या है, 2 है, लेकिन हमने क्या चेक किया, P4 का एग्जीक्यूशन टाइम 1 है, तो हम इसे कितने टाइम के लिए चलाएंगे, जब इसका एग्जीक्यूशन टाइम ही 1 है, जब इसे 1 ही चाहिए तो हम 2 के लिए इसे क्यों चलाएंगे, क्योंकि अगर ये 1 में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो जो बचा हुआ 1 टाइम पीरियड है उसमें ये CPU आइडल रहेगा। बट वाई वी वांट अवर CPU टू बी आइडल, सो जितना इसका बस टाइम है उसे उतना ही चलाएंगे। तो P4 हमारा चलेगा 8 से 9, ठीक है, 8 से 9 चला, ये यहाँ पे 0 हुआ, P4 एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, इसलिए हम इसे आगे रेडी क्यू में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अगर टाइम क्वांटम है वो हम उसे उतना ही चलाएंगे अगर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम से ज़्यादा है, लेकिन अगर जैसे इसका 1 ही है तो जितना उसका बर्स्ट टाइम है क्योंकि टाइम क्वांटम से कम है तो हम उसे उतना ही चलाएंगे। फाइन, अब हमारे पास P4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट है P2, तो हम फिर से P2 को लेके आएंगे अपने रनिंग क्यू में। अब P2 का चेक करेंगे, बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है, तो मतलब हम इसे 2 तक चलाएंगे, 9 + 2 = 11 एंड 3 यहाँ से 2 चल गई, तो अब इसका कितना बचा, 1 बचा, तो P2 का 1 बचा। फिर से हमने यहाँ पे चेक किया, अब कोई 11 पे कोई जॉब आ तो नहीं रही, तो हमारी जॉब्स अराइवल टाइम 6 पे खत्म हो गए थे, तो कोई नई जॉब तो नहीं आ रही है, तो फिर हम बचा क्या देखेंगे कि P2 कोई और बचा, तो P2 का भी हमारा 1 टाइम यूनिट और बचा है, तो फिर से हम P2 को अपने रेडी क्यू में लेके आ जाएंगे। फाइन, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद अब क्या बचा, P5 हम लेके आएंगे। तो आपको रेडी क्यू बनाने का यही फायदा है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि मुझे अब कौन सी जॉब को लाना है। अगर आप
जो प्रोसेस मैंने बताया इससे मेंटेन कर देंगे अपनी रेडी क्यू। तो आपको बस यहाँ से प्रोसेस उठाना है, उसे यहाँ शेड्यूल करना है। अगर कोई नया है तो पहले उसे डालना है, और जो चल रही है अगर उसका एग्जीक्यूशन टाइम बचा है तो उसके बाद उसे डालना है, तो आप इजीली से कर पाएंगे। ठीक है, अब P5 पे हम आए। P5 को हम यहाँ से लेके यहाँ आए थे, तो P5 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 3 है। तो 3 में से इसे 2 चलाएंगे, तो 11 + 2 = 13। 2 तक ये चला और इसका फिर से 1 टाइम पीरियड बचा। तो फिर से 13 पे हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास कोई नई जॉब तो नहीं आ रही है। तो P5 क्योंकि अभी इसका 1 इंटरवल टाइम बच गया, तो P5 को हम फिर से अपने रेडी क्यू में लेके आ जाएंगे। फाइन, नाउ अगेन द नेक्स्ट जॉब इज योर P2। P2 को हमने रेडी क्यू से हटाया, रनिंग क्यू में लेके आए, और P2 का टाइम इंटरवल कितना बचा है, 1 बचा। तो जब 1 ही बचा है तो हमें से टाइम क्वांटम 2 है, बट हम इसे 1 तक ही चलाएंगे। तो ये जो है 13 + 1 = 14 एंड दिस इज योर 0। ठीक है, अब 0 है, कंप्लीट हो गया, तो अब हमें इसे रेडी क्यू में डालने की जरूरत नहीं है, कोई नई प्रोसेस भी नहीं आई है। फिर लास्ट हमारा क्या बचा, P5। P5 को भी हम यहाँ पे लेंगे। P5 का अब जो टाइम है वो कितना, 1 ही बचा है, तो ऑफकोर्स ही बात है हम इसे 1 के लिए चलाएंगे 15। तो इस तरीके से हम अपनी गैंट चार्ट बना के अपना CPU प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे। ठीक है, अब द सेम स्टेप कंप्लीशन टाइम। फिर से हमारा कंप्लीशन टाइम कैसे लिखेंगे, जहाँ पे P1 लास्ट कंप्लीट हो रहा है। फाइन, तो P1 लास्ट कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 8 पे, तो हम यहाँ पे कंप्लीशन टाइम इसका 8 लिख देंगे। फिर P2 लास्ट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 14 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम हम 14 लिख देंगे। P3 हमारा लास्ट कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 6 पे। P4 9 पे, एंड P5 लास्ट आपका कंप्लीट हो रहा है 15 पे। सो दिस इज योर completion time. In the same way, you can write turnaround time. Turnaround time was your completion time minus your arrival time. So completion time minus your arrival time is your 8 minus 0 is your 8, 14 minus 1 is your 13, 6 minus 2 is your 4, 9 minus 3 is your 6. Fine. And 15 minus 6 is your 9. ठीक है, उसके बाद आता है आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इज योर टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम इज योर टर्न अराउंड टाइम माइनस योर बर्स्ट टाइम। अब ध्यान रखना है हमें, जब भी हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमारा जो मेन बर्स्ट टाइम था उसी से हमें इसे माइनस करना है। ठीक है, तो वेटिंग टाइम इज योर टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 8 minus 4 is your 4, 13 minus 5 is your 8, 4 minus 2 is your 2, 6 minus 1 is your 5, and 9 minus 3 is your 6. फाइन, सो दिस तरीके से आप वेटिंग टाइम भी निकाल लेंगे। फिर बस आता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। दिस इज योर रिस्पॉन्स टाइम। तो ये रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब CPU आपको फर्स्ट कब अलोकेट हुआ माइनस योर अराइवल टाइम। तो CPU आपको फर्स्ट कब अलोकेट हुआ, P1 को 0 पे हुआ, माइनस अराइवल टाइम इज योर 0। फाइन, देन P2 को आपका सबसे पहले कब एलोकेट हुआ, 2 पे, 2 minus 1 is your 1। देन P3 को कब एलोकेट हुआ, 4 minus 2, 4 minus 2 is your 2। देन कम्स योर P4, P4 को 8 पे हुआ, 8 minus 3 is your 5। एंड देन द लास्ट इज योर P5। तो P5 को सबसे पहले कब एलोकेट हुआ, हमारा 11 पे हुआ। नाउ the question which is asked in your exam is your average turnaround time. You know average turnaround time is sum of all these divide by number of process, that is 1 2 3 4 5. So 8 plus 13 plus 4 plus 6 plus 9 divide by 5 will give you average turnaround time. Same way waiting time, average waiting time, and same way response time. Okay, so in this way you can solve your round robin scheduling algorithm. So again, the main important point in round robin is your that is the criteria is time quantum. आपको कोई टाइम क्वांटम दिया होगा जिससे वो बोलेगा कि आपको, इसका मतलब है कि आपको उस टाइम तक ही हर प्रोसेस को शेड्यूल करना है राउंड में। राउंड रॉबिन मीन्स हर प्रोसेस 2 तक शेड्यूल होगा, और अगर कोई प्रोसेस का बस टाइम दोबारा बचा है तो वो फिर से शेड्यूल होगा, इसलिए से राउंड रॉबिन बोलते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम हर प्रोसेस में सिर्फ गैंट चार्ट बनाते थे, बट इसमें हमें एक रेडी क्यू भी बनाना है। इस रेडी क्यू की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले प्रोसेस को रेडी क्यू में लेके आना है,
उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करना है। जब वो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको करनी है कि जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जिस टाइम क्वांटा पे लास्ट, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि उस टाइम पे कोई और नई प्रोसेस तो नहीं आई है। तो जो पहले नई प्रोसेस आई है उनको आप पहले रेडी क्यू में लिखेंगे। उसके बाद अगर वो प्रोसेस जो आप कर रहे थे एग्जीक्यूट, उसका कुछ एग्जीक्यूशन टाइम बचा है तो फिर आप जाके लास्ट में फिर उस प्रोसेस को रेडी क्यू में लिखेंगे। अगर इस तरीके से आप अपनी रेडी क्यू बनाते हैं तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके से आप फिर राउंड रॉबिन शेड्यूल एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट राउंड रॉबिन। थैंक यू।